विंग कमांडर भटनागर के बंगले पर पहले रोज की तरह मेरा इंतजार हो रहा था, मगर पहले ही रोज की तरह आज भी वहां जिस हस्ती को मेरा शिद्दत से इंतजार था वो विंग कमांडर की पत्नी सावित्री भटनागर ही थी। भटनागर साहब आज भी घर पर नहीं थे। इनकी बेटी बंदरी भी कहीं साथ वाले बंगले पर गई हुई थी। बेचारी मिसिस भटनागर फूल मिठाइयों का थाल रखे मेरी राह देख रही थी। हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, मेरे चरण छुए, मैंने इसे आशीर्वाद दी। वो मुझे अंदर ले गई। ड्राइंग रूम की गोल मेज पर थाल में मिठाइयाँ और फल रखे हुए थे। वहां न इसका खामन था न बेटी बंदनी थी, सिर्फ नौकर एक तरफ हाथ बांध कर खड़ा था। आज ड्राइंग रूम की कारंस पर कांसी की थाली में लोबान भी सुलग रहा था। रत्नजों के फूलों का हार भी था। मुझे हर हालत में इस नेक दिल औरत के खामद और इसकी बेटी का इंतजार करना था। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर कीर्तन ही करते हैं। मैंने सावित्री से पूछा कि इसके यहाँ विष्णु माता की मूर्ति कहाँ है। वो मुझे बड़े अदब से साथ वाले कमरे में ले गई। यहाँ एक छोटी सी काली गोल मेज पर पीतल की थाली में विष्णु माता की मूर्ति के आगे लोबान जल रहा था। गेंदे के फूल भी पड़े थे। मैं मूर्ति के सामने आसन जमा कर बैठ गया और मैंने कदीम देवों की तरह श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए जो मुझे याद थे। मैं ब्राह्मण पुजारियों की तरह खास तर्ज में श्लोक पढ़ रहा था। कुछ देर श्लोक पढ़ने के बाद मैंने थाली में से गेंदे का एक फूल उठाकर सावित्री को दिया, जो मेरे करीब ही दो जानू होकर बैठी थी। इसने हाथ जोड़ रखे थे। फूल को इसने चूम कर आंखों से लगाया। मैंने कहा, देवी माता विष्णु भगवान कृष्ण की भक्तनी है। इसमें तुझे भगवान की भक्ति और प्रेम का जो रूप नजर आ रहा है वो ही तेरी सहायता करेगा और तेरे दुखों को दूर करेगा। तेरी बीमारी भी कट जाएगी और तेरे घर पर से मंगल शनि का साया भी दूर हो जाएगा। मंगल शनिचर को दान करना मत भूलना, भगवान तुझ पर कृपा करेगा। मैं मजीद कुछ देर वहां से बैठा मुंह ही मुंह में श्लोक पढ़ता रहा। मेरे कान बाहर घंटी पर लगे थे कि कब इस औरत का खामद और बेटी घर में दाखिल होते हैं। मुझे पौन घंटा लग गया। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी सी मिठाई खाई। सावित्री खुद मेरे लिए चाय बना कर ले आई। मैं चाय पी रहा था कि इसका खामद विंग कमांडर भटनागर कमरे में दाखिल हुआ। इसने रस्मी तौर पर मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और साथ वाले कमरे में चला गया। मैंने झुककर सावित्री से पूछा कि इसने कल वाली बात का जिक्र अपनी पति से तो नहीं किया। इसने कानों पर हाथ लगाए और बोली, हरगिज नहीं महाराज, मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं मरते दम तक आपकी इच्छा का पालन करूंगी। शाबाश बची। मैंने सावित्री के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। दरवाजे की घंटी इस बार न बजी और सावित्री की बेटी बंदनी उछलती कूदती दाखिल हुई। आज सुर्ख रंग की जीन्स में वो बहुत खूबसूरत और शौक दिखाई दे रही थी। इसने कमरे में दाखिल होते ही नाक सुकेड़ कर कहा, मम्मी आपने क्या सुलगा रखा है? कमरे की हवा खराब हो रही है। ड्राइंग रूम के साथ ही बाथरूम मुंसलिक था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बंदरी या इसके डैडी को सांप से कैसे कटवाऊंगा, लेकिन मेरा मसला सावित्री की शोखो शंग बेटी बंदनी ने खुद ही हल कर दिया था। वो बाथरूम में दाखिल हो गई। ये बड़ा सुनहरी मौका था। ड्राइंग रूम में मिसिस भटनागर और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं था। मैंने सावित्री से कहा, देवी जल्दी से एक चाय की प्याली अपने हाथ से बना कर ले आ। सावित्री तो सती सावित्री थी। फौरन चाय बनाने किचन की तरफ चल दी। ड्राइंग रूम खाली था, मैदान खाली था। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर न की। जेब से सांप की डिबिया निकालकर उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास किया। दरवाजे के नीचे एक दुर्ज सी नजर आ रही थी। मैंने डब्बी का ढकना खोलकर सांप को एक झटके के साथ बाथरूम के दरवाजे के दुर्ज की तरफ उल्टे दिए। एक हल्की सी फंकार के साथ बालिश भरकर सांप जलेबी की तरह बल खाता बाथरूम के दरवाजे के नीचे से होकर बाथरूम में घुस गया। मैं लपक कर वापिस अपने सोफे पर आकर बैठ गया और डब्बी जेब में रख ली। अब मैं सावित्री की बेटी बंदरी की चीख का इंतजार कर रहा था और ये चीख फौरन ही बुलंद हो गई। सिर्फ एक चीख नहीं थी बल्कि चीखों की मुसलसल आवाजें आने लगी थी। मैं उठ खड़ा हुआ। किचन से बंदरी की माता और दूसरे कमरे से इसके डैडी भागते हुए आ गए। बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। बंदरी बाथरूम के फर्श पर पड़ी चीख रही थी, सांप मम्मी सांप। मैंने कहा, सांप कहीं से आ गया है, इसे मार डालो, घबराओ नहीं, बच्ची को बाहर ले आओ, यहाँ ले आओ। नौकर भी आ गया। बंदरी को बाथरूम से निकालकर सोफे पर डाल दिया था। नौकर लाठी लिए सांप को डरते डरते तलाश करने लगे। बंदरी पर नीम गशी की हालत तारी हो गई थी। इसकी माता रो रही थी। बाप बेहद परेशानी के आलम में डॉक्टर को फोन करने भागा। मैंने कहा, घबराओ नहीं, शांत रहो, शांत रहो। हम बच्ची के जिस्म से सांप का जहर बाहर खींच लेंगे। सांप ने बंदरी की पिंडली पर जहां डसा था वहां नीले रंग का निशान पड़ गया था और खून का कतरा बाहर निकला हुआ था। मैंने फौरन जेब से सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका निकाला। इसे 2-3 बार झटका और नंदिनी की पिंडली पर जहां सांप ने डसा था वहां रख दिया। मनका तो सांप के कांटे की जगह पर लगते ही जैसे जम गया। इसने अपना अमल यानी सांप का जहर चूसना शुरू कर दिया।
सावित्री रो रही थी और हाथ बांधे भगवान से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी। इसे 2-3 बार झटका और बंदरी की पिंडली पर जहां सांप ने डसा था वहां रख दिया। मनका तो सांप के कांटे की जगह पर लगते ही जैसे जम गया। इसने अपना अमल यानी सांप का जहर चूसना शुरू कर दिया। सावित्री रो रही थी और हाथ बांधे भगवान से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी। इसका खामद विंग कमांडर को सांप के मनके पर कोई एतबार नहीं था। चुनाचा वो डॉक्टर को फोन कर रहा था कि बच्ची को सांप निकाल लिया है, फौरन एम्बुलेंस लेकर आ जाए। मगर इस दौरान सांप का मनका अपना काम कर चुका था। इसने बंदरी के जिस्म से सांप का सारा जहर चूस लिया था और वो फूल गया था। फिर वो अपने आप बंदरी की पिंडली पर से नीचे गिर पड़ा। मैंने इसे उठा लिया और बाथरूम में जाकर अच्छी तरह निचोड़ कर सारा जहर पानी में बहा दिया। मनके को साफ किया और वापस आकर लड़की की माता सावित्री से कहा, देवी जी, तुम्हारी बच्ची को भगवान ने बचा लिया है। अब इसके जिस्म में सांप का जहर बिल्कुल नहीं रहा। बंदरी भी खुश हो गई, वो उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि इसी लीमू मिलाकर नमकीन पानी पिलाया जाए। नौकर फौरन पानी में नमक और लीमू निचोड़ कर ले आए। बंदरी को 2-4 घूंट पिलाए गए और थोड़ी देर में वो पूरी तरह चाको चौबंद हो गई। विंग कमांडर भटनागर तो मेरा गर्विदा हो गया था। इतने में नौकर ने बाथरूम में सांप को कुचल डाला था। वो सांप की छोटी सी कुचली हुई लाश को एक गत्ते पर रख कर ले आए। बड़ा जहरीला सांप था साहिब जी। बंदनी आंखें बंद करके अपनी माता से लिपट गई। इसकी माता ने इसे सीने से लगा लिया और कहा, महाराज यहाँ ना होते तो क्या होता है भगवान, तेरी दया है कि तूने आज महाराज को हमारे घर पर भेज दिया। विंग कमांडर भटनागर भी मेरी खुशामद करने लगे। इतने में डॉक्टर एम्बुलेंस लेकर आ गया। ये कोई सिख डॉक्टर था। इसको जब पता चला कि एक साधु जी ने एक मनके से सांप का सारा जहर लड़की के जिस्म से निकाल दिया है तो इसे यकीन न आया। इसने बंदरी की नब्ज देखी। बंदरी बिल्कुल भी चंगी भली थी। पिंडली पर सांप के कांटे का जख्म भी देखा। जख्म ठीक हो रहा था, नीला निशान भी गायब हो रहा था। सिख डॉक्टर ने कहा, बच्ची को अस्पताल ले जाकर इसका ट्रीटमेंट करना होगा, ये बहुत जरूरी है। सावित्री ने कहा, लेकिन बंदरी के जिस्म में जहर तो है ही नहीं। वो तो ठीक है भाभी, सिख डॉक्टर बोला, लेकिन हमें पूरा चेकअप करना होगा और अगर सांप का जहर खून से खारिज भी कर दिया गया है तब भी हमें बच्ची का चेकअप करना होगा। बंदनी कहने लगी, अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दर्द भी नहीं हो रहा। फिर भी बेटी तुम डॉक्टर साहब के साथ अस्पताल चली जाओ, बंदनी के बाप ने कहा। बंदनी कंधे उचकाकर बोली, ओके डैडी। विंग कमांडर खुद अपनी बच्ची को एम्बुलेंस में साथ लेकर एयरफोर्स के अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। सावित्री तो मेरे आगे पीछे जा रही थी और बार बार कह रही थी कि अगर मैं वहां न होता तो इसकी बच्ची को कोई नहीं बचा सकता था। मैंने सावित्री से अगले रोज शाम को आने का कहा और इसके इसरार के बावजूद वहां न रुका और माता शेरावाली का जयकारा बुलाता बंगले से निकलकर अपने मंदिर की तरफ रवाना हो गए। अब मेरा निशाना मिसिस भटनागर नहीं बल्कि विंग कमांडर भटनागर था। दूसरे रोज शाम को मैं इन लोगों के बंगले पर गया तो विंग कमांडर भटनागर भी मेरा इंतजार कर रहा था। इसकी बेटी बंदरी भी चहक रही थी। वो भी मेरी जबरदस्त मोतकीद हो चुकी थी, मगर मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी सारी तवज्जो विंग कमांडर की तरफ मरकूज थी। मैंने इसे कहा कि इसकी तरक्की के कागजात जल्द मंजूर होकर वापस आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता था कि कुदरत ने मेरी दुआ कबूल की थी या विंग कमांडर साहब की तरक्की का वक्त आन पहुंचा था। वो जैसी तरक्की चाहते थे वो हो गई। और एक मजीद खुशकिस्मती ये हुई कि विलायत से इनके बेटे परशोत्तम का खत भी आ गया। अब तो इस घर में मेरा जबरदस्त रौब बैठ गया था। सभी मेरे अकीदतमंद हो गए। मेरी इजाजत के बगैर कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता था। सावित्री बड़ी खुश थी, मैं भी दिन का ज्यादा हिस्सा वहीं गुजारा। एक रोज विंग कमांडर भटनागर मेरे करीब बड़े अदब से बैठा था कि मैंने इससे कहा, तू नादान है, कर्मकांड के चक्कर में फंसा है। तेरे हाथ से पुरुष के माथे से लहू निकला, जानता है वो पुरुष हमारा दुश्मन है, परंतु फिर भी वो जीव आत्मा है। भगवान तुझसे नाराज थे पर मैंने तेरी सिफारिश की और तेरे घर के पाप कट गए। विंग कमांडर कहने लगा, मगर स्वामी जी, जिस पुरुष को मैंने मारा था वो हमारे देश का दुश्मन था। मैंने बड़े जलाली अंदाज में कहा, तुम हमें क्या बताते हो बालक, हम अंतर्यामी हैं, हम सब जानते हैं कि वो दुश्मन का जासूस है। विंग कमांडर पर मेरा पहले ही बहुत असर था। हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी आप तो दिलों के भेद जानते हैं। जब दुश्मन का कोई जासूस पकड़ा जाता है तो इसे पूछगिछ करते हैं, इसको मारा पीटा भी जाता है ताकि वो अपने साथियों के बारे में बताए कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने फौरन कहा, मगर इस जासूस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बोलो, नहीं बताया ना? जी नहीं स्वामी जी, विंग कमांडर ने दबी जुबान में एतराफ़ की। मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ श्लोक पढ़े, फिर आंखें खोलकर पूछा, क्या तू चाहता है कि वो तुम्हें पाकिस्तान के सारे राज बता दे? क्या इस तरह से दफ्तर में तेरी नेकनामी हो जाएगी? विंग कमांडर बड़े पुरजोश अंदाज में कहने लगा, हाँ स्वामी जी, मेरी मजीद तरक्की हो जाएगी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये दुश्मन का जासूस अपनी जुबान खोल दे? इसे हमने बड़ा मारा पीटा है, हर तरह की अजियत दी है, पर वो बिल्कुल नहीं बोला। ये पाकिस्तानी कमांडो है स्वामी जी,
उन्होंने कश्मीर में हमारे पुल को तबाह कर दिया है। मैंने जल्दी से हाथ बुलंद करके कहा, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी ने हमारी बड़ी सेवा की है, हम इसे सुखी देखना चाहते हैं। इसके बाद मैं कसरन खामोश हो गया। विंग कमांडर बोला, महाराज, ये पाकिस्तानी जासूस किस तरह अपने राज बताएगा? मैं बज़ाहिर अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए बोला, सोचेंगे इस वक्त हमारा सर न दुखा। तुम्हारे जासूस इधर पकड़े जाते हैं, उधर के जासूस उधर पकड़े जाते हैं, हमें क्या? हम तो विष्णु माता के भगत हैं। विंग कमांडर खामोश हो गया। सावित्री आ गई। इसने मेरे लिए खाना लगवा दिया। मैं खाना खाकर चलने लगा तो विंग कमांडर खुद मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने मंदिर तक आया। दूसरे रोज फिर इसने गाड़ी भेज दी। उस रोज भी मैंने अपने कमांडो साथी के बारे में अज खुद कोई बात नहीं की। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी के जरिए मुझसे कहलवाया कि वो कौन सी तरकीब है जिस पर अमल करने से पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज बता देगा। मैंने सावित्री को भी डांट दिया कि मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बज़ाहिर अदम दिलचस्पी का रंग कमांडर पर भरपूर असर हो चुका है, तो मैंने इसे साथ लिया और धूप में बाहर बाग पर आकर बैठ गया और कहा, हमें विष्णु माता की तरफ से हुक्म हुआ है कि तुम्हारी मदद करें और तुझे कोई तरकीब बताएं जिसके जरिए पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज उगल दे। विंग कमांडर भटनागर ने हाथ बांध लिया और बड़े इश्तियाक से बोला, मैं आपका सारी उम्र सेवक रहूंगा महाराज। मैं थोड़ी देर यूं ही आंखें बंद किए बैठा, माला फिरता रहा, फिर आंखें खोल दी। ओम हरि ओम का नारा लगाते हुए विंग कमांडर की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं पाकिस्तानी जासूस से इसके सारे राज उगलवाऊं तो तुम्हें इसे यहाँ इसी बंगले में लाना होगा। विंग कमांडर भटनागर का चेहरा संजीदा हो गया। इसने एक गहरा सांस लिया और बोला, गुरुजी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तानी जासूस को मैं कमांडो एरिया से बाहर नहीं ला सकता। मैं समझ गया कि वो मेरे साथी को बंगले में नहीं लाएगा। मेरी एक स्कीम फेल हो गई थी। मैं चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, मैं तो ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ बच्चा, वरना मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा करो कि तुम मुझे इसके पास ले चलो, मैं वहीं इस पर मंत्र पढ़ के अपने वश में करके खुफिया राज उगलवा लूंगा। अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम ओम हरि ओम। विंग कमांडर कुछ सोचकर बोला, इसकी मैं कोशिश करूंगा। मिसिस भटनागर थाली में मिठाई लेकर बाहर बाग में आ गई थी। इसने बड़े अदब से मिठाई पेश की। मैंने एक लड्डू उठा लिया। मेरा जहन बड़ी तेजी से ये सोचने लगा था कि अगर मैं अपने साथी के पास पहुंच भी गया तो इसे वहां से कैसे निकालूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि खुद मैं भी फंस जाऊं, मेरा भांडा भी फूट जाए। कई किस्म के शकूक और अंदेशे जहन में सर उठा रहे थे। विंग कमांडर ने इसके बाद मुझसे जासूस के बारे में कोई बात न की। मैंने इस जिक्र को छेड़ना मुनासिब न समझा। मैं वापस चलने के लिए उठा तो मिसेस भटनागर ने मेरे चरण छुए। विंग कमांडर भटनागर मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। इसने ड्राइवर से कहा कि गुरुजी को मंदिर छोड़ आए, फिर मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़ दी। महाराज, कल आप पधारिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करा सकूं। ये मुश्किल जरूर है, परंतु इसमें मेरी नेकनामी का मामला है। मैंने कमांडर को आशीर्वाद देते हुए बेनियाजी से कहा, बच्चा, ये तुम जानो, मुझे किसी से मिलने की ख्वाहिश नहीं है। हम विष्णु माता के भगत हैं और भक्ति में ही हमारी मुक्ति और निर्वाण है। मंदिर में आकर मैं रात को भी और दूसरे दिन भी यही सोचता रहा कि अगर विंग कमांडर मुझे मेरे साथी के पास ले भी गया तो मैं इसे एक ऐसे इलाके से कैसे बाहर निकालूंगा जहां कदम कदम पर एयरफोर्स के संतरियों का पहरा लगा होगा। इसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाने की ज़रूरत थी। मैंने सोचा साधु माता दास से इस सिलसिले में मशवरा करना चाहिए। दोपहर के बाद मैं मंदिर से उठकर माता दास से मुलाकात करने की गर्ज से बाग जोगी हमारे की तरफ रवाना हो गया। मैं पैदल चला जा रहा था। मुझे शहर की सड़कों से बखूबी वाकफियत हो गई थी। मैं एक बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल हो रहा था कि महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है। ये एक लंबी दाढ़ी वाला सिख था जिसने तंग मोरी वाला पजामा और गर्म बास्केट पहन रखी थी। इसके कांधे से एक थैला लटका था। इस सिख को मैंने मंदिर से निकलते वक्त भी देखा था, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया। अब इससे कुछ फासले पर अपने पीछे पीछे आते और अपने साथ ही एक बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल होते देखा तो मैं चौकस हो गया। ये शख्स मेरा ताकुब कर रहा था। यकीनन इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी था। मैं मुहतात हो गया। इस वक्त तक मैं बाग जोगी वाले के गेट पर पहुंच चुका था। ये देखकर मेरे हवास गुम हो गए कि साधु की झोंपड़ी मसमार हो गई थी और सिपाही वहां खड़े अपनी निगरानी में साधु की एक एक शय की तलाशी ले रहे थे। माता दास या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या फरार हो चुका था। मैंने वहां रुकना मुनासिब न समझा और आगे निकल गया। बाग में लोग चल फिर रहे थे। बाग के दूसरे गेट से बाहर निकलते वक्त मैंने बड़ी चालाकी से पीछे निगाह डाली तो वो सिख कुछ फासले से मेरे पीछे पीछे चला रहा था। मैं ज्यादा मुहतात होकर चलने लगा। चौक में एक साइकिल रिक्शा लिया और इसे रेलवे स्टेशन की तरफ चलने को कहा। 2-3 बाजारों से रक्षा गुजरा होगा कि मैंने एक जगह बस खड़ी देखी।
मैंने रक्षे वाले को अंदर बैठे बैठे 5 रुपए दिए। रक्षा रुकवाया और तेजी से बस में सवार हो गया। बस एक तरफ रवाना हो गई। ये शहर की बस थी। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो मैं उतर आया। यहाँ से फिर एक साइकिल रिक्शा लिया और वापिस अपने मंदिर आ गया। यहाँ पहुंचकर अलाव के गिर्द बैठ गया। मेरे अकीदतमंद वैसे ही बैठे थे। मेरी तेज निगाहें सिख को तलाश कर रही थी। वो कहीं पीछे रह गया था, लेकिन मुझे बेचैनी सी लग रही थी। अगर साधु माता दास पकड़ा गया है तो फिर मैं भी गिरफ्तार हो सकता था। मुझे अपने ऑपरेशन पर तेजी से अमल शुरू कर देना चाहिए। अभी थोड़ा दिन बाकी था कि मैं उठा और हरिओम का जाप करता सड़क पर आ गया। मुझे वो सिख अब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये अच्छी बात थी। मैंने रक्षा पकड़ा और इसे एयरफोर्स कॉलोनी की तरफ चलने को कहा। विंग कमांडर के भटनागर के बंगले पर खामोशी तारी थी। मैंने जय माता विष्णु का नारा लगाया तो मिसेस भटनागर और इसकी बेटी बंदनी लपक कर मेरे स्वागत को बाहर आ गई। मुझे बड़े एहतराम से अंदर ले जाया गया। विंग कमांडर अभी नहीं आया था। मेरे पास सिवाय सांप के मन के और चंद नकद रुपयों के और कुछ नहीं था, मगर दिल में ये जज्बा बुलंद था कि कुछ भी हो मुझे अपने साथी के पास पहुंचकर इसे किसी न किसी तरह वहां से निकालना होगा। थोड़ी देर बाद विंग कमांडर भटनागर भी आ गया। मुझे बड़ी श्रद्धा से इसने प्रणाम करके मेरे चरण छुए। वो एयरफोर्स के विंग कमांडर की वर्दी में था। कमरे में पिस्तौल लगा था। इसने अपनी बीवी और बेटी को किसी बहाने दूसरे कमरे में भेजा और मेरे करीब आकर बोला, गुरुजी, मैंने इस बात की इजाजत ले ली है कि आप आज शाम जासूस से मुलाकात कर सकते हैं। मैं दिल में बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर से बड़ी बेनियाजी से बोला, इससे तुम्हें ही लाभ होगा बेटा, मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी के लिए ये काम करूंगा क्योंकि इसने हमारी बड़ी सेवा की। विंग कमांडर ने वर्दी नहीं उतारी थी। कहने लगा, महाराज आप अभी मेरे साथ चलें, लेकिन मेरी अरदास है कि सिर्फ 5 मिनट ही आपके पास होंगे। क्या आप इन 5 मिनटों में जासूस को राज बताने पर आमादा कर सकेंगे? मैंने आंखें बंद कर ली और माला वाला हाथ उठाकर कहा, परंतु प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे तुम्हारे लेख है। तुम पर अभी तक मंगल शनि सवार है बच्चे। विंग कमांडर उठकर टहलने लगा, फिर रुककर बोला, महाराज भगवान के लिए पूरी कोशिश करें कि ये जासूस अपने राज बता दे, मुझे बड़ा फायदा होगा महाराज। भगवान कृपा करेगा, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी से ये कहा कि एक दोस्त मेरे दर्शन करना चाहता है क्योंकि वो बीमार है और खुद नहीं आ सकता, इसलिए गुरुजी को तकलीफ देकर वहां ले जा रहा हूँ। चलने को तो मैं विंग कमांडर के साथ चल पड़ा, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था और मैं बड़ी खतरनाक जगह पर जा रहा था जहां अगर मेरा राज फाश हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां से नहीं निकाल सकेगी। विंग कमांडर भटनागर खुद जीप चला रहा था। वो कह रहा था, महाराज मैंने ये कहकर इजाजत ली है कि आप जासूस से अपने मंत्रों के जरिए राज मालूम कर लेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही अफसर को अपने साथ मिलाया है। महकमे को इसकी भनक भी नहीं पड़नी थी। आप भी खामोश रहिएगा। मैंने कहा, बच्चा हम क्यों किसी से कुछ कहने लगे, हमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे परिवार की भलाई चाहिए। जीप इंडियन फोर्स के ममनुआ इलाके में दाखिल हुई तो मुझ पर एक खौफ सा सवार हो गया। मैं बिल्कुल तनहा दुश्मन के असलहा से लेस अड्डे में दाखिल हो रहा था। कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपना एतमाद को बहाल किया और हरिओम का जाप करते दिल में खुदा को याद करने लगा। जीप एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में दाखिल होकर खारदार बाड़ वाले आहिनी जंगले के दरवाजे पर रुक गई। एक सिख संतरी ने सैल्यूट मारा। विंग कमांडर ने रस्मी तौर पर अपना आईडी कार्ड दिखाया और जीप आगे बढ़ गई। मैं इस वक्त इंडियन एयरफोर्स बेस के कमांड एरिया में था। दाएं बाएं फूलदार प्लाटों के अकब में एयरफोर्स के दफातर थे, जिनके आगे कहीं कतार में जीपे और कहीं एयरफोर्स के ट्रक खड़े थे। ऑफिस बंद हो चुके थे। शाम का फीका फीका अंधेरा उतरने लगा था। हमारी जीप क्वार्टर गार्ड के आगे से गुजरकर इसके पीछे एक पार्क के करीब जाकर रुक गई। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े अदब से मुझे जीप में ही बैठे रहने को कहा और खुद पार्क में दाखिल हो गया। ये कोई ऑफिस नहीं था। यहाँ एयरफोर्स के जवान भी मुकीम नहीं थे क्योंकि अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। एक बार दिल ने कहा, जीप लेकर यहाँ से फरार हो जाओ। शायद ये मेरी छठी हिस्स थी जिसने मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया क्योंकि मैं इस किस्म के खतरों से पहले भी गुजर चुका था। और फिर मेरा दिल अपने साथी कमांडो से मिलने को बेताब हो रहा था। यही सोच रखा था कि इससे मिलकर इसे तसल्ली दूंगा और कहूँगा कि वो फिक्र न करे, मैं इसके फरार की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विंग कमांडर बारक में से बाहर निकला तो इसके साथ एक नीली वर्दी वाला संतरी भी था। संतरी ने फौरन आगे बढ़कर मेरे लिए जीप का दरवाज़ा खोला। मैं हरिओम करता जीप से बाहर निकलकर विंग कमांडर के साथ एक बार्क में दाखिल हो गया। यह खाली बार्क थी। छत पर नीचे एक बल्ब जल रहा था। आगे एक दफ्तर का कमरा आ गया जिसमें 2-4 कुर्सियां और एक गर्द आलूद मेज पड़ी थी। विंग कमांडर ने संतरी को बाहर ही छोड़ दिया। इसने खुद जल्दी से रुमाल निकाल कर कुर्सी पर पड़ी गर्द साफ की और बड़ी आजी से कहा,
महाराज आप यहाँ विश्राम करें, मैं अभी आकर आपको साथ लिए चलता हूँ। वो दफ्तर का दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। खुदा जाने क्या बात थी कि एक बार फिर मेरे दिल ने कहा कि यहाँ से भाग चल। मैंने इस अहमकाना ख्याल को पीछे हटा दिया और दफ्तर का जायजा लेने लगा। ये एक वीरान सा कमरा था, लगता था कि किसी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विंग कमांडर कोई 5 मिनट के बाद आ गया और अदब से बोला, चलिए महाराज। दफ्तर की दूसरी तरफ एक जीना नीचे जाता था। मालूम हुआ कि नीचे कोई तहखाना है। जीने के आगे एक लोहे का दरवाज़ा था, जहां 2 संतरी हल्की स्टेन गन लिए पहरा दे रहे थे। विंग कमांडर को देखते ही उन्होंने सैल्यूट करते हुए दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े नरम अल्फाज में मुझे कहा, महाराज आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, कोशिश करें कि ये जासूस। मैंने विंग कमांडर की बात काट कर कहा, चिंता न करो बच्चे, राम भली करेगा। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।